आदिवासी महादरबार से क्या जेएमएम की टेंशन बढ़ गई है? नहीं लगता है कि इससे कहीं कि जो आपका वोट बैंक आप समझते तो उसमें उन्होंने सिंध लगा दिया? जितनी महासभा करना है, जितना दरबार लगाना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वतंत्र हैं लगाने के लिए। लेकिन आदिवासी समुदाय को ये अच्छी तरह से पता है सीएनटी एसपीटी से छेड़छाड़ किसने की थी, आदिवासियों का जमीन अन्य राज्यों में किस तरह से सरकार के संरक्षण में हथियाया जा रहा है, ये भी आदिवासी समाज को पता है। तो घाटशिला के चुनाव में मैं आज ये आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, जीत का मार्जिन 2024 के विधानसभा चुनाव के परिणाम से ज़्यादा होगा। प्रभुलाल सोरेन लड़ते हैं तो फिर से कितनी चुनौती होगी? कोई भी लड़े, रामदास सोरेन जी ने जो कार्य किया है, जो लंबी लकीर वहाँ पर खींची है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसे भी अपना उम्मीदवार बनाएगी घाटशिला उपचुनाव में, प्रचंड बहुमत से उसकी जीत होगी। आदिवासी मूलवासी से जुड़े मुद्दे ये भ्रामक स्थिति उत्पन्न करके और कुछ जो लोग बिक कर राजनेता बनना चाहते हैं, वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें नेता बनाना चाहते हैं और भोले भाले आदिवासियों को दिग्भ्रमित करना। आपके यहाँ उम्मीदवारी की देरी क्यों हो रही है? क्या आप लोग भी बीजेपी का ये देख रहे हैं कि पहले बीजेपी घोषणा करे इसके बाद हम करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ तो जब समय आएगा तो तय हो जाएगा। अभी कोई दावेदारी भी नहीं कर रहा। क्या किसी ने दावेदारी की है? भाजपा में तो लोग दावेदारी कर रहे हैं, इसलिए हमने जो भी निर्णय लेना है वो हम समय पर लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले तय तो करे, क्योंकि उनके उम्मीदवार तो संपर्क करते हैं, पूछते हैं कि अगर नहीं मिला तो हम अंदर से आपके लिए काम करेंगे, थोड़ा मुख्यमंत्री महोदय तक संदेश पहुंचा दिया जाएगा। कांग्रेस के 3 बार के वहाँ विधायक रह चुके हैं प्रदीप बालमोचू, उनकी सक्रियता बढ़ी है। वो एक तरीके से जो है वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है हमारे कार्यकर्ताओं का जन भावनाओं का ध्यान रखेगी। महागठबंधन में लोकतंत्र कितना जीवट है, कितना डायनामिक है, ये इसका उदाहरण है। अभी चुनाव घोषित नहीं हुआ है, उम्मीदवार जो महागठबंधन के दल हैं सारे लोग राजनीति में सक्रिय हैं, राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सोच उनके अंदर आ सकती है कि वो चुनाव लड़े। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशिभूषण और आज हमारे साथ जेएमएम के तेज तर्रार प्रवक्ता कुणाल सारंगी और पूर्व विधायक जो है कुणाल सारंगी जी हैं। सीधे बात घाटशिला उपचुनाव को लेकर आप देख रहे हैं कि लगातार हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समीकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से सरगर्मी बढ़ गई है उससे बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति है? पिछले दिन जब मुख्यमंत्री कोलकाता से रांची के लिए बाय रोड जाते हैं तो उसमें भी बहरागोड़ा में बैठक होती है, आप लोग सब उसमें उपस्थित रहते हैं। कहा जाता है कि भाई घाटशिला के लिए रणनीति बनाए, तो क्या कुछ रणनीति बनी है, क्या जिम्मेदारी मिली है? देखिए, सबसे पहले तो रणनीति जो होती है वो पार्टी का आंतरिक विषय होता है, मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने की बात नहीं होती। जहाँ तक घाटशिला के उपचुनाव की बात है, आपको ये बात अवश्य माननी पड़ेगी कि वहाँ से जो हमारा प्रतिनिधित्व करते थे राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय रामदास सोरेन जी ने इतनी लंबी लकीर खींची है वहाँ पर, चाहे वो गाँव के विकास को लेकर हो, जो सामाजिक ताना बाना है वहाँ पर उसको प्रगाढ़ बनाने की बात हो, या अन्य सभी विषयों पर जितनी लोकप्रियता उनकी रही है, ये हमें उम्मीद नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास है कि पार्टी जिसे भी वहाँ उम्मीदवार बनाएगी, महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार वहाँ पर होगा, निश्चित रूप से घाटशिला की जनता उसे बहुत विशाल बहुमत से विजय बनाएगी। आपने बीजेपी की उम्मीदवारी को लेकर पिछले दिनों ट्वीट किया और कहा कि भाई वहाँ उम्मीदवार तय करना बीजेपी के लिए काफ़ी एक तरीके से चुनौती हो गया है, जितने से ज़्यादा। और कई लोगों ने भाई आपको कहा कि अगर हमें टिकट नहीं मिलता तो हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई आपने भी तो अभी आधिकारिक रूप से अपने उम्मीदवार का पत्ता नहीं खोला है। हालांकि मीडिया में चल रहा है कि भाई सोमेश सोरेन उनके जो दिवंगत मंत्री के बेटे होंगे, तो इस तरीके के आप बीजेपी के तो कह रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ क्यों नहीं तय हुआ? देखिए, हमारे यहाँ तो जब समय आएगा तो तय हो जाएगा। अभी कोई दावेदारी भी नहीं कर रहा। क्या किसी ने दावेदारी की है? भाजपा में तो लोग दावेदारी कर रहे हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, लोग दौरा कर रहे हैं, बता रहे हैं। हमारे यहाँ तो किसी ने नहीं कहा है कि कोई कौन चुनाव लड़ेगा, किसी ने दावेदारी भी नहीं की है। लोगों की आकांक्षा है, लोगों की उम्मीदें हैं, किसी नाम पर वो कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी का हाईकमान जिसे तय करेगा वो अंतिम निर्णय होता है और उसी को सारे कार्यकर्ता फॉलो करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जैसे मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सवाल था विधानसभा चुनाव के समय, 5 पूर्व मुख्यमंत्री, अब तो आदरणीय रघुवर दास जी भी आ गए हैं वापस। तो जैसे मुख्यमंत्री बनने की रेस जो है उसमें ठीक नहीं है कि कौन इनका नेता है, उसी तरह से घाटशिला में भी 3, 4, 5 प्रतिदिन एक नया चेहरा आ रहा है और ये उम्मीद लगाई जा रही है, अखबारों में छप रहा है, मीडिया में छप रहा है। क्या
हमारे पार्टी के किसी भी नेता की बात जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं उसके अलावा कोई और किसी भी नेता की चर्चा अखबारों में हुई है, मीडिया में हुई है? नहीं हुई है। इसलिए हमने जो भी निर्णय लेना है वो हम समय पर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले ये तय तो करे, क्योंकि उनके उम्मीदवार तो संपर्क करते हैं, पूछते हैं कि अगर नहीं मिला तो हम अंदर से आपके लिए काम करेंगे, थोड़ा मुख्यमंत्री महोदय तक संदेश पहुंचा दिया जाएगा। तो ये तो आपस की उनकी सिर फुटावल चल रही है। और मुद्दे क्या है उनके पास? महिलाओं के पास जाएंगे तो मैया सम्मान योजना दे रही है राज्य सरकार, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन समय पर वो भी लागू हो गया, आंदोलनकारियों का बचा हुआ पैसा वो भी 2-3 दिनों के अंदर रिलीज होने वाला है। मुद्दा तो इतना है कि आप देख रहे हैं कि अभी आप चंपई सोरेन जी आज महादरबार कर रहे हैं, और देश मतलब जो इधर आसपास के जितने बंगाल, उड़ीसा आदिवासी बुद्धिजीवियों को आज उन्होंने बुलाया है। और कहीं ना कहीं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी हम लोगों से पूछे थे, तो घाटशिला उपचुनाव तो मुद्दा रहेगा और उसका असर भी दिखेगा। देखिए, चंपई सोरेन जी का कोल्हान के बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अपने स्तर पर जिस तरह की राजनीतिक गतिविधि अपना करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन मैं एक विषय पर जो व्यक्तिगत रूप से भी मैं आहत हुआ हूँ, गुरुजी दिसोम गुरु शिबू सोरेन 1.5 महीने तक दिल्ली में अस्पताल में इलाजरत थे। आदरणीय चंपई सोरेन जी का क्या संबंध है गुरुजी के साथ, उस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कि जितने दिनों तक गुरुजी वहाँ अस्पताल में थे, एक बार कम से कम उनका हालचाल लेने के लिए चंपई सोरेन जी को जाना चाहिए था। रामदास सोरेन जी का निधन हुआ, शहादत दिवस हुई कल, परसों शहादत दिवस थी साबुआ हंसदा जी की। वहाँ पर हम लोगों ने इन कारणों से कि रामदास सोरेन जी का निधन हुआ है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन हुआ, बहुत सादगी के साथ हम लोगों ने वहाँ श्रद्धांजलि सभा की थी। आदरणीय चंपई सोरेन जी भी गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। 100 गाड़ियों के काफिले के साथ अगर कोई जलसा चल रहा है, तो ऐसे संवेदनशील विषयों पर इतने अनुभवी नेता का इस तरह से उनका जो इस विषय पर जो प्रतिक्रिया उनकी रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे उम्मीद कहीं ज़्यादा थी। आदिवासी विषयों को लेकर, चाहे वो रिम्स 2 की बात करें, चाहे सूर्या हांसदा जिनको ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सूर्या हांसदा एक नोटेड अपराधी है और सूर्या हांसदा की पहचान पहले तो उसी जिले तक सीमित थी। भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रखंड पर प्रदर्शन करके उसको राज्य के स्तर पर पहचान दिला दी है। इतना जरूर इन लोगों ने किया है कि एक अपराधी को अब स्टेट लेवल की रिकग्निशन इन लोगों ने दिला दी है। अब आप रिम्स 2 की बात करें, वहाँ किन का इलाज होगा? ज़रूरतमंदों का इलाज होगा, सरकारी अस्पताल बनेगा। वहाँ पर भोले भाले आदिवासियों को बरगला कर, जैसे सिरमटोली फ्लाईओवर में भी राजनीति करने की कोशिश की गई थी। तो मुद्दे कहाँ हैं इनके पास? आदिवासी मूलवासी से जुड़े मुद्दे ये भ्रामक स्थिति उत्पन्न करके, और कुछ जो लोग बिक कर राजनेता बनना चाहते हैं, वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें नेता बनाना चाहते हैं और भोले भाले आदिवासियों को दिग्भ्रमित करना। आदिवासी महादरबार से क्या जेएमएम की टेंशन बढ़ गई है? इसलिए कि जी आज जो आदिवासी महादरबार यहाँ हो रहा है, जिस तरीके से वो जुटान कर रहे हैं, जिस तरीके से जो है सरकार के खिलाफ तमाम सारे आरोप लग रहे हैं कि भाई क्या क्या उन्होंने आदिवासियों के लिए नहीं किया गया, जिसमें पेशा नहीं लागू किया गया, कई मतलब मुद्दे आज चर्चा में आएंगे जो शुरू हो चुका। नहीं लगता है कि इससे कहीं की जो आपका वोट बैंक आप समझते तो उसमें उन्होंने सिंध लगा दिया इस आदिवासी महादरबार की वजह से? देखिए, पहली बात तो है, आदिवासी समाज को हम अपना वोट बैंक नहीं मानते हैं। भावनात्मक रिश्ता है। गुरुजी के चेहरे को देखकर, गुरुजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, उनके कामकाज को देखकर आदिवासी समाज ने लगातार दशकों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ दिया है। जितनी महासभा करना है, जितना दरबार लगाना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वतंत्र हैं लगाने के लिए। लेकिन आदिवासी समुदाय को ये अच्छी तरह से पता है CNT SPT से छेड़छाड़ किसने की थी, आदिवासियों का जमीन अन्य राज्यों में किस तरह से सरकार के संरक्षण में हथियाया जा रहा है, ये भी आदिवासी समाज को पता है। जितनी राजनीतिक नौटंकी भारतीय जनता पार्टी के नेता करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आदिवासी समाज सशक्त तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ खड़ा है। और घाटशिला के चुनाव में मैं आज ये आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, जीत का मार्जिन 2024 के विधानसभा चुनाव के परिणाम से ज़्यादा होगा। बाबूलाल सोरेन लड़ते हैं तो फिर से कितनी चुनौती होगी? कोई भी लड़े, रामदास सोरेन जी ने जो कार्य किया है, जो लंबी लकीर वहाँ पर खींची है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसे भी अपना उम्मीदवार बनाएगी घाटशिला उपचुनाव में, प्रचंड बहुमत से उसकी जीत होगी। टिकट बंटवारे के बाकी लोग सिर्फ कंपटीशन में रहने के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगे।
आपने टिकट बंटवारे के लिए बीजेपी के कहा कि भाई हमारे यहाँ तो कोई दावेदारी नहीं कर रहा है, बल्कि बीजेपी की तरफ से कई दावेदारी अखबारों के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से कई लोगों से मैंने भी बातचीत किया। सवाल है कि आपके यहाँ भी महागठबंधन के जो आपके साथी हैं कांग्रेस के, 3 बार के वहाँ विधायक रह चुके हैं, प्रदीप बालमोचू, उनकी सक्रियता बढ़ी है। वो एक तरीके से जो है वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है हमारे कार्यकर्ताओं का, जन भावनाओं का ध्यान रखेगी इस उपचुनाव में। मतलब वो टिकट की एक तरीके से दावेदारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए, महागठबंधन में लोकतंत्र कितना जीवट है, कितना डायनामिक है, ये इसका उदाहरण है। अभी चुनाव घोषित नहीं हुआ है, उम्मीदवार जो महागठबंधन के दल हैं सारे लोग राजनीति में सक्रिय हैं, राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सोच उनके अंदर आ सकती है कि वो चुनाव लड़े। लेकिन जो चुनाव कौन लड़ेगा, कौन सी पार्टी लड़ेगी, इसका निर्णय केंद्र के जो नेता हैं महागठबंधन के, हमारे पार्टी सभी दलों के, वो निर्णय लेते हैं। और जो सीट रामदास सोरेन जी के निधन से खाली हुई है, जिस सीट पर इतने दिनों से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना परचम लहराया है, तो मेरा दृढ़ विश्वास है महागठबंधन के दल भी इसकी गंभीरता को समझेंगे। बालमोचू जी बहुत अनुभवी नेता हैं, उनके अनुभव की हमें आवश्यकता है, और पिछले चुनाव में भी उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से अपना समर्थन हमारी पार्टी को दिया था, जिससे वो प्रगाढ़ जीत मिली थी। तो मेरा दृढ़ विश्वास है फिर से बालमोचू जी हमें अपना आशीर्वाद भी देंगे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उम्मीदवार होगा उसे विजयी बनाने में हमारी मदद करेंगे। आपके यहाँ उम्मीदवारी की देरी क्यों हो रही है? क्या आप लोग भी बीजेपी का ये देख रहे हैं कि पहले बीजेपी घोषणा करे, इसके बाद हम करेंगे, इसलिए लेट हो रही है, इंतजार कर रहे हैं आप लोग? चुनाव की घोषणा नहीं हुई है तो उम्मीदवार की घोषणा कौन करता है? ये तो अजीब स्थिति है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और लोग आंकड़े बैठा रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। पहले चुनाव की घोषणा तो होने दीजिए, चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद इन तमाम सवालों को जवाब देने के लिए बेबाकी से। तो अपने सहयोगी शिशिरा मूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।